We just keep on. गुड आफ्टरनून, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। अभी मैं तैयार कर रही हूँ लंच अभी बन रहा है। साथ के साथ अभी जस्ट कोरियर रिसीव किया है मैंने, और इधर मैंने खोल के डाल दिया, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको एक दो दिन पहले वाले ब्लॉग में दिखाए थे कर्टेंस, जो मैंने सारे आपको डिज़ाइंस लगा के दिखाए थे। तो उनमें से जो मेरे घर में और आप में से बहुत सारे लोगों को जो पसंद आए वो थे ये वाले। तो मैंने इसके ना बाकी के पीस भी मंगा लिए हैं, जिससे कि मैं पूरे घर में इन्हें डाल सकूं। तो आज भी ना खूब सारे नए कर्टेन आए हैं। पहले तो मैंने एक पैकेट ही मंगाया था और एक पैकेट में 2 निकलते हैं, तो मेरे पास 2 ही थे ये। फिर मुझे लगाने पूरे घर में, तो उस हिसाब से मैंने अब ऑर्डर करें। तो मैं सोच रही हूँ कॉटन के है ना सारे के सारे कर्टेन्स, तो इनको पहले वॉश कर लिया जाए। इससे इसकी लेंथ का भी हमें टोटल आइडिया हो जाएगा। जब मैंने पहली बार डाले थे ना उस दिन ब्लॉग में, तो ये थोड़े थोड़े नीचे आ रहे थे, तो मैंने सोचा था इसे कट करा लेती हूँ। फिर कशिश बोलती मम्मी अभी कट मत कराओ, आप पहले ना इन्हें वॉश कर लो। वॉश करने से जितने श्रिंक होने होंगे श्रिंक हो जाएंगे, तो हमें कटने का पता चल जाएगा कितनी हमें कटवाने की ज़रूरत है एग्जैक्ट। तो ये आइडिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा चलो सबसे पहले ना आते ही वॉश पे डालते हैं। पहले ग्रीन वालों को डालते हैं, पहले व्हाइट डालेंगे। अरे क्यों, ऐसा क्यों? व्हाइट पहले ग्रीन, पहले ग्रीन। कशिश के कहने पे सब पहले ग्रीन वाले डाल रही हूँ। वैसे तो ये साफ है, तो मैंने इतना ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ना मैं इसमें खुशबू के लिए ये भी डालूंगी, सॉफ्ट टच। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैं जिस भी कपड़े में डालती हूँ मज़ा आ जाता है। बड़ी वॉशिंग मशीन लेने से एक फ़ायदा हुआ है, जितने भी कंफर्टर वगैरह चादरें हैं खूब सारी, जैसे अभी इतने सारे कर्टेन एक साथ धो देती हूँ मैं, बार बार मशीन नहीं लगानी पड़ती और क्लीन धुलते हैं। सबसे अच्छी बात। अब मैं ना क्विक वॉश करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा वॉश होके सूख जाएंगे और पता चल जाएगा जिस वजह से हम कर रहे हैं इसे। क्विक वॉश गाइस, कपड़े धुल चुके हैं। मैं सोच रही हूँ सुखाती हूँ, क्योंकि अभी धूप निकली हुई है तो सूख जाएंगे। कशिश बोल रही मम्मी ये श्रिंक हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मैंने कहा कॉटन है, कॉटन श्रिंक नहीं होगा तो क्या होगा, कॉटन श्रिंक तो होता ही है। इसी वजह से तो मैंने पहले वॉश करें, अब इसको आयरन करवाऊंगी तब इसे हैंग करूँगी, तो एग्जैक्ट पता चल जाएगी लेंथ कितनी चाहिए। तो इनको करने के लिए हाँ, एक्चुअली पन्ना टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो इनको मैं हमेशा बांध के ही वॉश करती हूँ। ऐसा करने से ना तो ये मुड़ेंगे ना टूटेंगे। मैं आज के ब्लॉग पे कमेंट्स पढ़ रही थी कुछ लोगों के कि इतने कपड़े क्यों खरीदते हो, वेस्टेज ऑफ मनी है, आप अर्थ का ये कर रहे हैं, अर्थ के लिए आप वो कर रहे हैं। तो गाइस, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके पुराने कपड़े छोटे होते हैं और डिज़ाइंस भी पुराने होते हैं। और ये तो कोई कपड़ा ऐसा तो होता नहीं है कि पहनने के बाद वो फटी जाए और फिर सीधा फिके ही। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आप बाहर जाने आने में पहनते हो, जिन्हें आप रेयर पहनते हो, लेकिन फैशन तो बहुत जल्दी भी चेंज होता है। और उसके अलावा कपड़ा इतना मजबूत होता है कि वो ख़राब नहीं होता है। और खासकर रिसाइकल करना भी तो अर्थ को सेव करना हुआ। हम ट्रैश कैन में नहीं फेंक रहे हैं, दैट इज हाँ, को दे रहे हैं। वो भी इंसान फिर बहुत बार पहनेगा। तो आप ये सोचो, रिसाइकलिंग भी आता है इन सस्टेनेबिलिटी। तो अगर आप सस्टेनेबिलिटी करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप इतने कपड़े नहीं खरीदने चाहिए हर इंसान को, बट ऑब्वियसली आप खरीदते ही हैं। उनको फेंकने की जगह अगर आप उन्हें रिसाइकल करें और सही लोगों को दें जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, या जो लोग आपसे ज़्यादा यूज़ कर पाएँ, तो उससे ज़्यादा रिसाइकलेबल और सस्टेनेबिलिटी की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कपड़े इतनी जल्दी फटते और ख़राब नहीं होते। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं तो जाते ही हैं। इंस्टेड आपको पता हो तो मे बी सबसे ज़्यादा फास्ट फैशन या किसी चीज़ में क्लोथिंग के साथ इशू यही रहता है कि उनको लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है अगर लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसे भी अच्छा नहीं मानते कपड़े फेंकना, तो हम लोग कभी कपड़े नहीं फेंकते हैं, किसी ना किसी रिसाइकलेबल तरीके से या तो किसी और को देके हम खुद घर में, जैसे ये भी टी शर्ट ही थी जिसके ये बन रहे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से रिसाइकल हम करते हैं। डस्टिंग के लिए मैं यूज करती हूँ, किचन में यूज कर लेती हूँ। हाँ, तो एग्जैक्टली जैसे सर हर हाउस ब्राउन हाउस होल्ड में यही होता है, जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं वो इतने ज्यादा यूज हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, क्यों आप दे नहीं सकते। हाँ। लेकिन बाहर आने जाने वाले कपड़े तो आप दे सकते हो। किसी का भला हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है? मतलब हर चीज में आप लोग प्रॉब्लम कैसे ढूंढ लेते हो, मेरे को ये समझ नहीं आता। मतलब मैं कुछ अच्छा काम भी अगर आपको दिखाऊं ना, पहली बात तो मैं ये चीजें दिखाती नहीं हूँ। मैं कितनी बार ऐसा चीजें करती हूँ, मैं नहीं दिखाती। और बाय द वे मैंने कभी
सिखा दिया तो कभी उसको अच्छे में नहीं लोगे आप लोग। आप में से कुछ लोग आएंगे निकल के मुझे ही ज्ञान देना शुरू कर देंगे कि आप ऐसे क्यों नहीं। अगर मैं नहीं दे रही होती, मैं फेंक रही होती, तब आप लिखते कि इससे तो अच्छा है किसी नीडी को दे देते। अब मैं किसी नीडी को दे रही हूँ तब आप फेंकना हुआ एनवायरनमेंट के लिए खराब, बट अगर आप रिसाइकल और किसी और को देते हो तो वो खराब नहीं है एनवायरनमेंट के लिए। और ना ही उनमें से कोई कपड़ा इतना पुराना है, फटा हुआ है या बेकार है, कोई भी ऐसा नहीं था। सारे कपड़े ड्राई क्लीन करे हुए हैं ज़्यादातर, और जो नहीं है उन्हें मैं ड्राई क्लीन करवा के प्रेस करके तब दूंगी मैं। मुझे भी इतना पता है किसी को देने से पहले। तो बहुत सारे लोग तो खैर अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ना सच में हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी ढूंढ ही लेते हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं उनको कैसे समझाऊँ। आज मैं आते वक्त खूब सारी वेजिटेबल्स लेकर आई हूँ। वेजिटेबल खत्म हो गई थी और परसों पड़ गई थी बारिश, वरना मैं सोच रही थी मंडी से जाके लेकर आऊंगी। मैं आज सोच रही हूँ कशिश से ना भिंडी बनवाती हूँ, देखती हूँ वो भिंडी की सब्जी कैसी बनाती है। सिंपल वाली सब्जी जो कि हर किसी को पराठे के साथ खाना पसंद होता है, या दाल के साथ बना लो, तो रोटी वोटी बना लो उसके साथ। तो इस टाइप की सिंपल चीज़ें जो होती है ना, वही मैं उसको सोच रही हूँ कि आ जाए जल्दी। और अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ वेजिटेबल अप्पे, और साथ में ये माल्टा का जूस निकालूंगी। कशिश के लिए लेकर आई हूँ स्पेशली माल्टा। मैंने कहा कशिश वाह, तू जब तक मेरे पास है ना तब तक तुझे अच्छा अच्छा जूस, लस्सी, शेक्स, ये सब तो मैं पिलाऊंगी। ये तो कितने भी नखरे करे, फ्रूट खाने में नखरे करती है ये, तो मुझे लगता है कि जूस ही सबसे बेस्ट रहता है। कशिश पान चाक निकाल लाओ, हम जूस निकालेंगे। मैंने ना एक कमेंट पढ़ा था कि आपका लड़का होता तब भी उसे कुकिंग सिखाते। बिल्कुल सिखाती, लड़का हो या लड़की, इसका इससे क्या लेना देना है। कुकिंग तो लड़के भी तो बाहर ही रहते हैं, उनको खाना नहीं आता है क्या? और क्या, जब वो खाना बनाना नहीं सीखेंगे तो कैसे खाएंगे। मतलब ये तो बड़ा ना वैसा कमेंट हो गया कि लड़का होता तो उसे सिखाते क्या? ये क्या लड़का लड़की में आप डिफरेंस कर रहे हो क्या? ये बताओ। लड़का हो या लड़की, लड़का होता तो मतलब उसकी बीवी बना के ही खिलाएगी क्या? अभी कभार तो लड़की ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ ये अरे शेफ्स तो सारे लड़के ही होते हैं भाई। जितने भी 5 स्टार होटल्स होते हैं उसके अंदर जो शेफ होते हैं वो तो सारे ही लड़के होते हैं। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो। किसी भी होटल में जाइए, मैंने तो सबसे पहला शेफ जो जाने थे ना उसमें लड़कों में, जेंट्स में, वो थे संजीव कपूर, और उनको देख के मुझे बड़ी प्रेरणा अरे मिली। उससे पहले भी प्रेरणा छोड़ो, तुम ये देखो पहले कि तुम कहीं ना कहीं जहाँ पे थी तुम बुलंदशहर में, तो वहाँ पे ढाबे पे और होटल्स में अंदर किचन में कौन होता है? लड़कियाँ होती है? नहीं, जेंट्स होते हैं, लड़के होते हैं। तो फिर इसमें क्या बात है? सबसे अच्छा खाना जेंट्स ही बनाते हैं। Stuck in our ways, we ain't changing. Can't read your mind, and I've really tried. You won't let me in like we're strangers. Say opposites, supposed to attract, but we both can tell it feels off and should let it go, but somehow we fold and it happens way too. तो यहाँ पर मैंने निकाला है माल्टा का जूस आज ब्रेकफास्ट में, और साथ में है वेजिटेबल अप्पे। अरे रीमा, क्या हो रहा है ये? छिपकली को अपना काम करने दिया करो ना। चढ़ी हुई हो। मतलब छिपकली का काम होता है दीवार पे चढ़ना, तुम क्यों चढ़ी हुई हो? कोई और तो करेगा नहीं, मुझे ही करनी होगी ना, फिर मेरी किचन है, मुझे ही ध्यान। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हो गया है कि 15 दिन से आंटी तो आ नहीं रही है, मतलब हमारी हाउस हेल्प नहीं आ रही है 15 दिन से, तो सारा का सारा काम मम्मी और मुझे करना पड़ रहा है। बट फिर मैंने मम्मी को एक रील दिखाई थी, इसमें मैंने लिखा था कि बेटियों से बर्तन नहीं धुलवाने चाहिए धुलते, तो मैंने अब अपने फेवर में यूज कर रही हूँ मैं वो रील। कशिश मुझे पता है मजाक इतना करती करी थी। ऐसा तो तब होता है जब बहू है घर पे आती है, तो जो हाउस हेल्पर्स होती है वो गायब हो जाती है। तो ये मेरे घर ये तुम्हारे संग बहुत होता था, मेरे साथ। और मैं जब आई क्या होता है यहाँ पे, तो तभी एकदम आंटी चली गई, तो मुझे लगा यार अभी तो आई हूँ, थोड़ा आराम करते, मैं और मम्मी साथ में, लेकिन फिर मम्मी कामों में लग गई क्योंकि फिर अब आंटी नहीं आती। और फिर इसने वो रील दिखा दी कि बेटियों से बर्तन नहीं धुलवाने चाहिए, तो मैं बर्तन नहीं धुलवा रही। स्मार्ट प्ले कर रही हूँ मैं गाइस। अरे उतर आओ, बस हो गया। हो गई। नहीं गिरूंगी यार, गिर जाऊंगी तो क्या होगा? नहीं, मेरा खर्चा हो जाएगा भाई।
थी जब मैं गिरूंगी ना, मम्मी कहती है मुझे जब मैं गिरूंगी ना तो मुझे बता दियो। हाँ बता दूंगी। गिर जाऊंगी। मेरा खर्चा हो जाएगा, देने पड़ जाएंगे। कैबिनेट सा खराब हो जाएंगे। और यार, ये मेरा कैबिनेट है मंथली, मैं तो ऊपर से भी सफाई कर देती हूँ क्योंकि बहुत गंदगी फिर हो जाती है। दिवाली तक का मैं वेट नहीं करती इन चीजों को। अब आपको पता है लैम्प खराब हो गया। खराब हो गया चलता नहीं, लैम्प नहीं खराब हुआ, इसका बल्ब खराब हो गया। बल्ब चेंज कर दो। वैसे मुझे भी ये स्टाइल अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ पे दूसरा शैंडलियर लगता है। इसे लेके झूल मत जाना, तुम उसे जिस हिसाब से पकड़ के झूल रही हो। ऊपर उठा के करो इसे। हाँ तो मेरे लिए दूसरा शैंडलियर ला दो। मम्मा थोड़ा ऊपर उठा। ठीक है, मैं ले आऊंगा। रीमा, तुम क्या पूरे दिन वहीं पे चढ़े रहोगे? नहीं यार, टाइम है तो कर लेती हूँ। अभी नहाई नहीं हूँ ना, तो नहाने से पहले निपटाऊंगी ये चीजें। तो गाइज, आप लोगों में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कमेंट्स में कि आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया, हमारे बच्चों को क्या सिलेक्ट करना चाहिए, क्या आपने कोचिंग ली, आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी थी। तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा सबको ये सब चीजें बता दूं और कुछ इंटरेस्टिंग गॉसिप भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ हॉस्टल के बारे में, जो मैंने सीखी। आपको इंटरेस्टिंग लगेगी डेफिनेटली। ये वाली टी शर्ट तेरे काम आ जाएगी कशिश। हाँ, ये वाली टी शर्ट काम आ सकती है। तो मैं कहा थी सबसे पहली बात कि मैंने कौन सा कोर्स चूज़ किया था। आई थिंक मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ। मैंने बीटेक किया था इन बायोटेक्नोलॉजी, विच इज़ अ 4 years इंजीनियरिंग कोर्स, बट बायोटेक्नोलॉजी में। तो बेसिकली उसमें जो भी बच्चे जिनके पास बायोलॉजी है वो आसानी से ले सकते हैं कोर्स। इसमें स्पेशली मेरे कोर्स में तो ज़्यादा मैथ्स इन्वॉल्व नहीं थी, एक्सेप्ट द फर्स्ट ईयर। दैट्स ओनली व्हेन आई एक्चुअली हैड मैथ्स। बाकी ईयर्स में मुझे मैथ्स नहीं करनी पड़ी। तो अगर आप भी बायो साइड के हैं तो आप भी ये सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन देयर इज वन थिंग कि आपको कुछ यूनिवर्सिटीज में बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करने को मिलेगा विद बायो। बहुत सारी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है उनमें मैथ्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपके पास मैथ्स भी है और आपको बायो भी आपको पसंद है या है, तो आप डेफिनेटली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज पे भी ऑप्ट कर सकते हो, वरना यू कैन गो फॉर द प्राइवेट ऑप्शन। जैसे आई थिंक SRM एक है, दूसरा SRM की तो अब रैंकिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। NAC भी है। हाँ, एमिटी में भी बायो आई थिंक मुझे अलाउड था। लेकिन अब तो VIT की रैंकिंग अंडर 10 हो गई है। हाँ। और जो SRM है उसकी 13 है। मैंने खुद देखा था, तो NAC A++ है। तो हमारा ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी। तो 4 years का कोर्स इसलिए लिया मेनली। वैसे तो BSc इन बायोटेक्नोलॉजी भी होती है गाइस, बट बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि क्योंकि ये 4 साल की डिग्री है, तो इट्स अ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिग्री। एक तो पहली बात इंजीनियरिंग डिग्री है। दूसरी बात कि इसका फायदा आपको बाहर अगर आप मास्टर्स करने जाते हो तब भी बहुत फायदा होता है कि बाहर कंसिडर यूजुअली 4 years की डिग्रीज ही होती है इंस्टेड ऑफ 3 years की। वो इतना कंसिडर नहीं होती हर जगह। तो अगर आपको सेफ साइड पे चलना है और प्लस आपको ऑप्शंस भी चाहिए अदर देन बायोटेक ही इंडस्ट्री में, तो आप डेफिनेटली इंडिया में रह के इंजीनियरिंग डिग्री करो। BSc से तो बेटर ही, बिकॉज अनलेस आपको रिसर्च साइड में जाना है जिसमें आपको पता है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, मतलब इन डॉक्टरेट करनी है आपको, तो PhD करनी है आपको, तभी फायदा है BSc का। वरना तो आई वुड से बीटेक करो। बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने क्या किया है, वो बायोटेक स्ट्रीम छोड़ के इवन नॉन बायोटेक जैसे नॉन टेक रोल्स, जैसे सेल्स के रोल्स हो गए, या डिफरेंट कंपनीज भी आती हैं जो बायोटेक स्टूडेंट्स को भी ले लेती है जस्ट बिकॉज आपने बीटेक कर रखा है। तो BSc में वो ऑप्शन नहीं रहता। तो दैट्स ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ इट। प्लस SRM का जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा है। SRM का तो आई थिंक एवरीबॉडी नोस, उनका 100% प्लेसमेंट ही होता है। तुम्हारे साथ के जितने बच्चे थे सबका हो ही गया। फ्रेंड्स के सबके प्लेसमेंट्स हो चुके हैं और बहुत अच्छी कंपनीज में भी हुए हैं। इवन 20 lakhs का भी पैकेज मिला है, राइट? 2021 मतलब मेरे नोन में 20 lakhs का, बट मैंने सुना है कि और भी बहुत सारे लोगों को जिनको माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में भी मिला है। तो ओवरऑल अच्छा है। एंड स्पेशली बट मैं ये जरूर कहूंगी कि CS का डिपार्टमेंट वहाँ पे बहुत अलग चलता है बायोटेक के डिपार्टमेंट से। बायोटेक के डिपार्टमेंट में लेकिन सारी की सारी फैसिलिटीज मिलती है जो एक बायोटेक के लिए, इंडस्ट्री के लिए जरूरी होती है एक बच्चे के लिए लर्न करना। मैंने जितने भी बाकी लोगों से बात की है जो इस यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े, जिससे मैं पढ़ी हूँ, उनके पास वो एक्सपोजर नहीं था। मतलब उन्होंने वो चीजें सीखी नहीं, उन्होंने छुई तक नहीं, उन्हें मालूम तक नहीं। जबकि वो चीजें मैं प्रोजेक्ट्स में मैंने की है, मैंने खुद हैंडल की है, मैंने खुद बहुत सारी टेक्निकल चीजें की हैं अपने प्रोजेक्ट्स में जो उन लोगों को आइडिया भी नहीं। तो इन द सेंस कि एक्सपोजर के सेंस में बात करूँ तो SRM बहुत अच्छा है बायोटेक के लिए। और अगर बात करें हम मनी की, तो अगर बहुत लोग पूछे थे एक्सपेंसेस कैसे आएंगे, तो SRM है एक्सपेंसिव साइड पे। तो बायोटेक इवन दो CS से कम है। बायोटेक की आई थिंक मेरी फीस थी 2.5 lakhs पर ईयर, एंड अब और भी ज्यादा हो गई है, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए बढ़ गई है। साथ में CS की थी
3.5 lakhs एंड वो अब और जाके 5 लाख। वैसे एक चीज होती है जो मैं बताऊंगा कि अगर जो आपकी फीस स्ट्रक्चर जब आप एडमिशन ले रहे हो वही होता है तो वो नेक्स्ट 4 तक मेंटेन रहता है, बीच में ऐसे नहीं बढ़ा। वैसे तो महंगाई आई थिंक हर जगह बढ़ गई क्योंकि सारे कॉलेज में फीस अब बहुत हाई हो गई, स्पेशली अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं। तो कशिश के 10 लाख लगे हैं सिर्फ फीस में। तो बेसिकली अगर टोटल एक्सपेंसेस को लो 10 लाख की फीस हो गई, उससे ज्यादा की मेरा रहने का एक्सपेंस हो गया, तो अबाउट मुझे 25 लाख लगे, विच इंक्लूड्स मेरे आने जाने की कॉस्ट्स ऑल्सो, बिकॉज आपको पता है मैं साल में एटलीस्ट 8 टाइम्स तो आना जाना किया है मैंने, तो उस हिसाब से भी काउंट करो, प्लस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, खाने का खर्चा। शुरुआत में ये हॉस्टल में रही थी, फिर वाज अगेन उतनी ही फीस थी, फीस के बाद में अपार्टमेंट लेके रही हूँ तो सेम ही बात थी। तो ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। एंड अगर आप लोगों को भी मतलब आप बायो साइड से आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, आपको नीट नहीं करना है, और तो आप डेफिनेटली बायोटेक ऑप्ट कर सकते हो, उसमें बहुत ऑप्शंस है। फार्मेसी भी तो ले सकते हैं। फार्मेसी भी ले सकते। बात करें बहुत लोगों ने मुझसे ये बात भी पूछी थी कि आपने कोई कोचिंग ली थी, तो कोचिंग तो मैंने कोई एज सच नहीं ली थी। और दूसरी बात ये है कि बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि बायोटेक में आगे क्या जॉब्स हैं, तो इंडिया में तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जैसे नेस्ले हो गई, डाबर हो गए, और भी बहुत सारी मैनकाइंड हो गया, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। बट हाँ ये है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही साथ उनमें जो जॉब्स हैं वो मेनली लाइक मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, उन सब टाइप की है। रिसर्च बेस्ड कंप्लीटली जॉब्स कम है अभी भी इंडिया में। आप किसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च करें, आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लेवल पे रिसर्च करें, तो बहुत अच्छा स्कोप है उसका। एक्साइटमेंट तो सब बच्चों को होता है जाने का, क्योंकि आप नई जगह जा रहे हो, आप फ्रेंड्स बनाओगे, मम्मी पापा नहीं होंगे, मजा आएगा ऐसा लगता है। लेकिन थोड़े दिन बाद सच में रियलिटी क्रैश हो जाती है आपकी क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो खूब मजे होते हैं, और मजे भी होते हैं, लेकिन फिर बाद में आपको लगने लगता है कि नहीं, ये एक्चुअली घर वाली फीलिंग नहीं है, ये एक हॉस्टल ही है, और घर तो घर ही होता है आफ्टर ऑल। मुझे कॉलेज में जाके अच्छे दोस्त, मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, मैंने खूब सारे अच्छे फ्रेंड्स बनाए, मैं सबके साथ घूमने भी जाती थी बाहर। मैंने भी अपनी कॉलेज लाइफ खूब अच्छे से एंजॉय की और पढ़ाई भी की साथ में। मुझे ये लगता है बच्चों के साथ ये होता है कि वो या तो बैलेंस रखना जानते हैं और बैलेंस रखना नहीं भी जानते, तो जो लोग नहीं जानते वो लोग बिगड़ जाते हैं। लाइक आई थिंक जैसे पेरेंट्स को लगता है कि ज्यादा दूर भेज दिया तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो वो चीज होती है अगर खुद बच्चे में डिटर्मिनेशन और सेल्फ वो ना हो, है ना, उनकी सेल्फ की पर्सनालिटी बहुत वीक हो कि कोई पेरेंट्स भी कब तक गाइड करेंगे। बट द थिंग इज हर बच्चे की अपनी खुद की एक पर्सनालिटी होती है, एक कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर आपका वीक वो है कि अगर आपको लगता है आप इजीली किसी के भी अंडर आप कोई कुछ आपसे बोलेगा तो आप करने लग जाओगे, या आप गलत आदतों में पड़ सकते हो, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता आपको दूर बाहर जाना चाहिए अपने पेरेंट्स से दूर, बिकॉज अपने आपको माइंडसेट पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आप तभी अकेले इंडिविजुअली सर्वाइव कर सकते हो बाहर। जो कि मुझे लगता है एज अ पेरेंट्स 4 इयर्स के एक्सपीरियंस से कि कशिश में ये चीज बहुत अच्छी है। स्ट्रॉन्ग माइंड होना जरूरी होता है, इन द सेंस कि आपको हर टाइप के लोग मिलते हैं। कुछ लोग आपको बहुत सारे मैंने लोगों के साथ देखा है कि कुछ लोग आपको फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छे लगेंगे कि ओ वाओ कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, बट फिर बाद में जाके आपको जब उनसे बातें करते हो, आप उनके साथ और फेमिलियर होते हो, तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये आपके पीठ पीछे मतलब वाइब्स नहीं मैच हो पाती, वाइब्स मैच नहीं हो पाती। कुछ लोग बहुत चालू भी होते हैं, आपको हर टाइप का इंसान मिल जाएगा कॉलेज में, और हॉस्टल में रह के आपको वो एक्सपीरियंस करना आई फील लाइक जरूरी होता है टू अंडरस्टैंड रियली मतलब वर्ल्ड में क्या चल रहा है। क्योंकि आप अपने खुद के घर में बबल में जब रहते हो तो आपको आसपास के सोसाइटी के बच्चे हो गए, वो हो गए, तो आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, आपको पता है मम्मी पापा हैं, मेरे दोस्त भी ऐसे नहीं है, स्कूल के दोस्त हैं, वो ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है। बट कॉलेज में आके आपको हर टाइप का कैरेक्टर मिलता है, और ऑनेस्टली मैंने हर टाइप का कैरेक्टर देख लिया है कॉलेज जाके। इवन जो बच्चे बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, जो बच्चे बहुत ही स्वीट लगते हैं बट होते नहीं है, जो सच में स्वीट होते हैं, तो इन सबका एक्सपीरियंस करने के बाद डेफिनेटली मुझे भी बहुत लर्निंग मिली है कि आगे मैं और लोगों को कैसे परसीव करूंगी, जज करूंगी, ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगा ना, लाइफ में भी काम आता है, और पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स भी कुछ होती हैं जो आपको सीखनी पड़ती है टू लिव इन अ सोसाइटी, राइट। तो उसके लिए भी मुझे बहुत, मैं रेकमेंड करूंगी बच्चों को घर से बाहर निकलना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, खुद के
कि आप लाइफ में आपको डेफिनेटली लगता है कि अकेले रह के कि अगर आप ये कर पाए तो आप आगे भी खुद चीजें कर पाए। मतलब लाइफ में और कुछ अचीव करने के लिए आपको बाहर निकलना चाहिए। डेफिनेटली मैं सबको ही रिकमेंड करूंगी। चाहे मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स नोएडा में ही रह के घर पे नहीं रहे हैं, मतलब उनके कॉलेजेस यही थे लेकिन वो हॉस्टल में रहे। इट्स नॉट कि फिर बच्चे जाके मम्मी पेरेंट्स बोलेंगे हमें भी जाना है, उनको लगेगा अरे बहुत मजा आता है बाहर, बट इट्स लाइक वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप स्मार्टली प्ले करते हो उस चीज को तो डेफिनेटली आप आप मजे भी करोगे और आप अपने अच्छे से करिए। और प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन सब कुछ सॉर्ट आउट इसने करे। मैं कितनी बार बीमार पड़ी हूँ, मुझे इतनी बार फीवर हुआ है, इतनी बार पेट खराब हुआ है मैंने अजीब अजीब चीजें खा के, बट सब मैंने खुद अकेले मैनेज किया, अपने फ्रेंड्स की। और मैं और रीमा तो कभी नहीं गए इसके पास। चेन्नई कभी नहीं गए 4 साल में। मम्मी पापा तो कभी नहीं आए 4 साल में, और मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स जबकि आए थे एक बार, बट मैंने तो मम्मी पापा बोला भी बहुत मम्मी पापा ने कि आ जाए तेरी तबीयत खराब है। हमने नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूंगी, 2-3 दिन में तबीयत ठीक हो जाती है, ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं तो 102 फीवर में भी एग्जाम देने गई हूँ, इन द सेंस कि होता है कि ये सब आपको करना पड़ता है। जब आप करने लगते हो तो बुरा भी लगता है कभी कभार, कुछ दिन लगता है कि यार बहुत याद आ रही मम्मी पापा की, अब कैसे नहीं, रो भी लेते हैं थोड़ी देर, बट उसके बाद फिर सब कुछ सही हो जाता है। बिकॉज अगर आप अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड करोगे तो आपके साथ भी अच्छी वाइब्स आएंगे, आपको अच्छा ही लगेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे काफी टाइम से आ रहे थे, एंड होपफुली आज आप लोगों को मुझसे बात करके थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस भी मिला होगा और आपको अपनी नॉलेज भी मिली होगी थोड़ी। तो वैसे तो बहुत लोग हमेशा पूछते रहते हैं, बट मैंने आज आई थिंक मोस्टली सब कुछ क्लियर कर दिया, तो होपफुली मुझे आगे और बाहर भेजना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि अपने घर पे रहते हैं और फिर जब वो रियल वर्ल्ड में बाहर जॉब करने निकलते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं लिटरली। तब लोग उनका फायदा, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे लोगों से। आपको अपने बच्चों के लिए यूजुअली डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे खुद फिगर आउट कर लेते हैं सब कुछ। आजकल की जनरेशन जो जी है बहुत ज्यादा स्मार्ट है, सब लोग अपना अपना काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होती, as long as you are confident in your kids। तो बाकी तो that's all I have to say। तो फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।